Hello and welcome everyone. Our today's topic is causes of disease. डिफरेंट बीमारियों के क्या क्या कारण हो सकते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे आज. What causes disease? When we think about causes of diseases, we must remember that there are many levels of such causes. देखो, जब अपन को कारण के बारे में जानना है कि डिजीज किस वजह से हो रही है तो उसके कई स्तर तक अपन को जाना चाहिए. देखो कैसे. लेट अस लुक एट एन एग्जांपल. इफ देयर इज अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन. मान लेते हैं कोई एक बच्चा है जिसको लूज मोशन हो रखा है. वी कैन से दैट द कॉज ऑफ लूज मोशन इज प्रोबेबली एन इन्फेक्शन. हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि लूज मोशन की वजह क्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है. ये तो डायरेक्ट अपन ने बता दिया, ठीक है. बट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, वेयर डिड द इन्फेक्शन कम फ्रॉम. ये इन्फेक्शन हुआ कैसे. सपोज वी फाइंड दैट द इन्फेक्शन कम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर. अब हमने पता लगा लिया कि ये जो इन्फेक्शन है वो गंदा पानी पीने से हुआ है. लेकिन कई सारे बेबीज, मैनी बेबीज मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर. कई बच्चों ने ऐसा पानी पिया होगा जो गंदा होगा, लेकिन वो बीमार नहीं हुए, उनको तो लूज मोशन नहीं हुआ. सो वाई इज इट दैट वन बेबी डेवलप लूज मोशन व्हेन द अदर बेबीज डिडंट. तो सिर्फ एक ही बच्चे को कैसे हुआ, दूसरों को क्यों नहीं हुआ. तो इसका क्या रीजन हो सकता है. वन रीजन माइट बी दैट दिस बेबी इज नॉट हेल्दी. एक तो ये कारण हो सकता है कि जो ये बेबी को लूज मोशन हुआ है वो हेल्दी नहीं हो, है ना, स्वस्थ नहीं हो. तो इस वजह से एज ए रिजल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीजेस व्हेन एक्सपोज टू रिस्क, वेयर एज हेल्दियर बेबीज वुडंट. वाई इज द बेबी नॉट हेल्दी. देखो, या तो ये बच्चा जिसको लूज मोशन हुआ है वो हेल्दी नहीं था, और हेल्दी नहीं होने की वजह से वो बार बार बीमार पड़ता रहता है. लेकिन जो हेल्दियर बेबी है, स्वस्थ बेबीज है, वो आसानी से बीमार नहीं पड़ते हैं. तो ऐसा क्यों है कि ये जो बेबी है वो हेल्दी नहीं है. शायद परहैप्स बिकॉज इट इज नॉट वेल नरिश्ड. इसका कारण ये हो सकता है कि उसको प्रॉपर पोषण नहीं मिला है, प्रॉपर जितने न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए खाना उसको प्रॉपर नहीं मिला है. डजंट गेट इनफ फूड. सो लैक ऑफ गुड नरिशमेंट बिकम्स अ सेकेंड कॉज ऑफ डिजीज. तो अगर अच्छा नरिशमेंट नहीं हुआ, अच्छे से खाना उसको इनफ पर्याप्त खाना नहीं मिला है, तो ये भी उसका कारण हो सकता है, दूसरा कारण जो उसमें आसानी से बीमारियां हो जाती है. अगर आगे बात करें फर्दर, वाई इज द बेबी नॉट वेल नरिश्ड. तो अच्छे से पोषित क्यों नहीं है, उसको खाना क्यों नहीं मिला होगा. परहैप्स बिकॉज इट इज फ्रॉम अ हाउस होल्ड विच इज पुअर. तो शायद ये संभव है कि वो किसी गरीब घर से हो, और गरीब घर के अंदर उसको अच्छे से इनफ खाना नहीं मिला होगा. It is also possible that the baby has some genetic difference that makes it more likely to suffer from loose motion when exposed to pathogen. दूसरा कारण ये भी हो सकता है इसका कि उनके जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक डिफरेंस की वजह से जब वो ऐसे लूज मोशन के पैथोजेंस के कांटेक्ट में आता है तो आसानी से बीमार पड़ जाता है, उसको लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाता है. पैथोजन उनको बोलते हैं जिनकी वजह से ये लूज मोशन हो रहा है, जो बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है. तो शायद उसका जेनेटिक कोड ही ऐसे हो जो आसानी से उसको बीमार पड़ा देते हैं. उसके अंदर जो मौजूद एंटीबॉडीज हैं वो पर्याप्त वर्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है. तो विदाउट द पैथोजन, पहली बात तो ये क्लियर होगी कि पैथोजन के बिना तो कोई बीमार नहीं पड़ता. विदाउट द पैथोजन और जेनेटिक डिफरेंस और द पुअर नरिशमेंट अलोन वुड नॉट लीड टू लूज मोशन. तो सिर्फ जेनेटिक डिफरेंस होने से या पुअर नरिशमेंट होने से अकेले इस वजह से ये बीमारी नहीं हो सकती, ठीक है. पैथोजन्स तो होगा ही, बट दे डू बिकम कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ दिस डिजीज. लेकिन जो ये जेनेटिक डिफरेंस का होना, पुअर नरिशमेंट का होना, तो ये उसके
सहायक कारण हो सकता है कि इन वजह से भी ये हो सकता है, ठीक है। ये भी एक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आसानी से बीमार पड़ सकते हैं। तो वाई वॉज देयर नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द बेबी, ये भी एक कारण है कि वहाँ पर जो वाटर था वो अनक्लीन क्यों है, क्लीन वाटर क्यों नहीं था, उसको क्लीन वाटर क्यों नहीं मिला। तो इसका कारण क्या हो सकता है, परहैप्स बिकॉज द पब्लिक सर्विस आर पुअर वेयर द बेबीज फैमिली लिव, जहाँ पर उस बच्चे की जो फैमिली रहती है वहाँ का जो पानी का जो रख रखाव है तो वो सर्विस ढंग से नहीं हो रही होगी, वहाँ पर अनक्लीन वाटर ही आ रहा होगा। सो पॉवर्टी, एक तो गरीबी, और लैक ऑफ पब्लिक सर्विस बिकम थर्ड कॉज ऑफ द बेबीज डिजीज। तो बच्चे के बीमार होने के ऊपर एक तो उसकी गरीबी और जो पब्लिक सर्विस है, सरकारी कामकाज है जिसमें अच्छे से ढंग से साफ सुथरा पानी नहीं आता हो, ये सब इसके कारण हो सकते हैं। ये इसका तीसरा कारण हो गया, ठीक है। तो इट विल नाउ बी ऑब्वियस दैट ऑल डिजीज विल हैव इमीडिएट कॉज एंड कंट्रीब्यूटरी कॉज। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या समझा कि हर एक बीमारी के पीछे एक तो ऑब्वियस रीजन होता है कि कौन से पैथोजन की वजह से, कौन से कीटाणु की वजह से वो बीमारी हो रही है, और दूसरा उसके सहायक कारण हो सकते हैं आसपास का एनवायरनमेंट, आसपास के लोगों का जो साफ सफाई रखने का ढंग है, रख रखाव है वो, और उसकी जेनेटिक डिफरेंस हो सकता है। तो ये सब फैक्टर जो कंट्रीब्यूटरी कॉजेज है और इमीडिएट कॉजेज है, दोनों कारण इसमें भागीदारी निभाते हैं। ऑल्सो मोस्ट डिजीजेज विल हैव मैनी कॉजेज रादर देन वन सिंगल कॉज, और कई ऐसी बीमारियां हैं जो जिनके कई तरह के कारणों की वजह से वो होती है, किसी एक सिंगल कारण की वजह से न होकर, ठीक है। नेक्स्ट अगर डिजीजेज की बात करें तो दो टाइप की डिजीज होती है, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस नाम से पता चल रहा है जो डिजीज माइक्रोब से फैलती है एक आदमी से दूसरे आदमी के अंदर, तो वो इन्फेक्शियस हो गई। छोटे छोटे माइक्रोब से जनित जो कीटाणु जनित होती है उनको इन्फेक्शियस बोलते हैं, जो कीटाणु जनित नहीं होती है वो नॉन इन्फेक्शियस कहलाती है। जैसे वायरस से हो रही तो वो इन्फेक्शियस होगी, बैक्टीरिया से होगी तो वह इन्फेक्शियस होगी, और अगर किसी को कैंसर है तो वो नॉन इन्फेक्शियस। चलो इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ फैक्टर इन माइंड व्हेन वी थिंक अबाउट कॉजेज ऑफ डिजीज। जब अपन को किसी डिजीज के कारण का पता लगाना हो तो हमारे दिमाग में पब्लिक हेल्थ, जो आसपास के साफ सफाई है वो, और सामुदायिक जो समाज की हेल्थ है उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह के माहौल में कोई आदमी रह रहा है, वहाँ की कंडीशन कैसी है, और उसका जो परिवार है वो कैसे लेवल का है, वो ध्यान रखना जरूरी है। वी कैन टेक दैट अप्रोच अ लिटिल फर्दर। अब इस अप्रोच को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इट इज़ यूजफुल टू थिंक ऑफ द इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज एज बिलोंग्स टू टू डिस्टिंक्ट टाइप्स। तो हमको जो इमीडिएट कॉज है उनका, जिसकी वजह से ये डिजीज हो रही है, पैथोजेंस जो हैं, माइक्रोब्स हैं, तो उसकी वजह से तो हमको वो जानना भी जरूरी है। तो उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग टाइप के हो सकती हैं। वन ग्रुप ऑफ कॉज इज द इन्फेक्शियस एजेंट्स। अब ये बीमारियों का जो इमीडिएट कॉज है, एक तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट में बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब आते हैं। तो इनकी वजह से अगर डिजीज हो रही है तो वो इन्फेक्शियस एजेंट से होने वाली बीमारियां कहलाती है, मोस्टली माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Diseases where microbes are the immediate cause are called infectious disease। तो वो बीमारियां, इसको अंडरलाइन कर लेना, वो बीमारियां जो माइक्रोब्स की वजह से या जिसका इमीडिएट कॉज, तात्कालिक कारण क्या हो, माइक्रोब्स हो, सूक्ष्म जीव हो, तो वो कहलाती हैं इन्फेक्शियस डिजीज। दिस इज बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी एंड द डिजीज दे कॉज विल स्प्रेड विद देम। और ये इसका कारण क्या है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो
जो डिजीज़ है माइक्रोब से होने वाली, वो समुदाय के हर एक आदमी के अंदर फैल सकती है, एक से दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर, चौथे के अंदर। तो इस तरह से फैलने के कारण इनको इन्फेक्शियस डिजीज भी बोला जाता है। ठीक है, सोचने के लिए क्या है ये, डू ऑल डिजीजेज स्प्रेड टू पीपल कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द सिक पर्सन? क्या जो बीमार आदमी के में होने वाली बीमारी है, ऐसी सारी बीमारियां, जो बीमार आदमी है उसकी सारी बीमारियां हर एक के अंदर स्प्रेड हो जाती है? नहीं, जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है वो नहीं होगी। व्हाट आर द डिजीजेज दैट आर नॉट स्प्रेडिंग? ऐसी कई है, जैसे कि कैंसर हो गया, तो वो एक नॉन स्प्रेडिंग डिजीज है जो फैलती नहीं है। व्हाट वुड अ पर्सन डेवलप दोज डिजीज दैट डोंट स्प्रेड बाय कांटेक्ट विद अ सिक पर्सन? तो ये किस वजह से होता है? जब हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, तो उस वजह से ये हो जाता है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? इन्फेक्शियस डिजीज जो माइक्रोब से फैलती है। ऑन द अदर हैंड, जो दूसरी बीमारियां हैं जिसका इमीडिएट कॉज अलग हो, देर आर ऑल्सो डिजीजेज दैट आर नॉट कॉज बाई इन्फेक्शियस एजेंट्स। ऐसे कई बीमारियां हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट से नहीं फैलती, नहीं जनित नहीं होती हैं, उनसे नहीं आती है। इन्फेक्शियस एजेंट तो समझ में आ गया होगा, माइक्रोब्स को, है ना, बैक्टीरिया वगैरह। देयर कॉजेज वेरी, but they are not external causes like microbes that can spread in the community. अब उन बीमारियों के कारण कई तरह के हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उनका कारण कम से कम माइक्रोब्स तो नहीं होते। दूसरे कारण हो सकते हैं लेकिन सूक्ष्म जीव नहीं होते, वो एक से दूसरे के अंदर नहीं फैलते, कम्युनिटी पे स्प्रेड नहीं होते। इंस्टेड दीज आर मोस्टली इंटरनल नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज। ये शरीर के अंदर के ही ये फैक्टर होते हैं, इंटरनल कॉज होते हैं, आंतरिक कारण। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सम कैंसर्स आर कॉज बाय जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज। कुछ कैंसर जेनेटिक अक्षमता की वजह से भी हो जाते हैं, आपके जीन प्रॉपर डेवलप्ड नहीं है तो उसकी वजह से। हाई ब्लड प्रेशर कैन बी कॉज बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर हमारी लाइफ स्टाइल के अंदर एक्सरसाइज नहीं हो और हमारा वेट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये इंटरनल कॉज है, इसमें किसी माइक्रोब्स की भागीदारी नहीं है। यू कैन थिंक ऑफ मैनी अदर डिजीजेज वेयर द इमीडिएट कॉजेज विल नॉट बी इन्फेक्शियस। ऐसी हम कई तरह की बीमारियां सोच सकते हैं जिसके अंदर, जिन बीमारियों का कारण इन्फेक्शियस एजेंट नहीं है और वो इन्फेक्शियस डिजीज नहीं हो। ठीक है, एक ये पहले बीमारी थी पेप्टिक अल्सर एंड द नोबेल प्राइज, पेप्टिक अल्सर नाम की। तो इसकी खोज के बाद में ये पहले ऐसा माना जाता था ये कि क्रोनिक डिजीज है जो लॉन्ग टर्म के लिए लंबे टाइम तक चलती हैं। फिर जब इसके बैक्टीरिया के बारे में पता लगा लिया गया और उसका बीमारी का इलाज खोज लिया गया, तो ये क्रोनिक डिजीज नहीं रह के एक्यूट डिजीज में कन्वर्ट होगी। एक्यूट डिजीज वो होती है जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती हैं, क्रोनिक डिजीज लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती हैं। ठीक है, अल्सर जो स्टोमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत जलन होती है। चलो देखो इसको डिटेल में। फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक, एवरीबडी यूज टू थिंक दैट पेप्टिक अल्सर which cause acidity related pain and bleeding in the stomach and duodenum were because of lifestyle region। तो हर कोई ऐसा सोचता था जो ये पेप्टिक अल्सर नाम की बीमारी है जिसकी वजह से हमारे पेट के अंदर, स्टोमक के अंदर पेन होता है और स्टोमक के अंदर ब्लीडिंग होती है। ठीक है, स्टोमक और डियोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, उसके अंदर जो ब्लीडिंग होती है तो वो हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहा है, ये सब हमारी अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं होने की वजह से। तो एवरीबडी थॉट दैट अ स्ट्रेसफुल लाइफ लेड टू अ लॉट ऑफ एसिड सीक्रेशन इन द स्टोमक एंड इवेंचुअली कॉज पेप्टिक अल्सर। तो ये हर कोई सोचता था कि अगर बहुत ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, तनाव है, तो उसकी वजह से अंदर
एसिड का सीक्रेशन ज़्यादा होता है और एसिड की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है और ये पेप्टिक अल्सर हो जाता है. Then two Australians made a discovery that a bacterium, Helicobacter pylori, was responsible for peptic ulcer. तो दो ऑस्ट्रेलियन थे, उन्होंने ये डिस्कवरी की, एक बैक्टीरियम को खोज के निकाला जिसका नाम था हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि पेप्टिक अल्सर के लिए रेस्पॉन्सिबल था. रॉबिन वॉरेन, बॉर्न 1937, इनमें से एक का नाम था रॉबिन वॉरेन, जो कि 1937 में पैदा हुआ था. पैथोलॉजिस्ट था. पैथोलॉजिस्ट वो होते हैं जो माइक्रोब्स वगैरह का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं माइक्रोब्स की. तो पैथोलॉजिस्ट वो माइक्रोब्स जो बीमारी फैलाते हैं उनका स्टडी करने वाले होते हैं पैथोलॉजिस्ट. ओके, तो वो था पर्थ का, ऑस्ट्रेलिया के अंदर. उसने क्या देखा, सॉ दीज स्मॉल कर्व्ड बैक्टीरिया इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक इन मैनी पेशेंट्स. उसने कई पेशेंट्स के जो पेट के अंदर वाले पार्ट है, निचले वाले पार्ट में, तो वहाँ पर उसने स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर ऐसे कई कर्व्ड शेप के बैक्टीरिया देखे. He noticed that sign of inflammation were always present around these bacteria. और इनसे होने वाला जो पेप्टिक अल्सर है उसका साइन वहाँ पे दिख रहा था इनके अराउंड. फिर दूसरे ऑस्ट्रेलियन का नाम था बैरी मॉर्सल, 1951 से, अ यंग क्लिनिकल फेलो, ये क्लिनिक पर वर्क करने वाला आदमी था. Became interested in Warren's findings and succeeded in cultivating the bacteria from these source. तो जो वॉरेन की ये जो फाइंडिंग्स थी उसमें उसको बहुत इंटरेस्ट हुआ और उसने उस पर वर्क किया और उसने पता लगाया उस बैक्टीरिया के बारे में. ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया गया. इन ट्रीटमेंट स्टडीज मार्शल एंड वॉरेन शोड दैट patient could be cured of peptic ulcer only when the bacteria were killed off from the stomach. तो मेनली जब बैक्टीरिया को स्टोमक के अंदर ही खत्म कर दिया जाए तो उसको बचाया जा सकता है, उस बीमारी से बचा जा सकता है. तो थैंक्स टू दिस पायोनियर डिस्कवरी बाय मार्शल एंड वॉरेन, पेप्टिक अल्सर डिजीज इज नो लॉन्गर अ क्रॉनिक फ्रिक्वेंटली डिसेबलिंग कंडीशन but a disease that can be cured by a short period of treatment with antibiotics. तो इस वजह से इन दोनों की डिस्कवरी की वजह से अब जो ये पेप्टिक अल्सर नाम की बीमारी थी वो अब क्रॉनिक डिजीज नहीं रह के आसानी से क्योर होने वाली, एंटीबायोटिक से आसानी से क्योर होने वाली बन चुकी थी. ठीक है, और इसी अचीवमेंट के कारण क्या करा, इन दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया 2005 का मेडिसिन का. ओके, now next, the way in which diseases spread and the way in which they can be treated and prevented at community level would be different for different disease. तो कई बीमारियों के लिए जो कम्युनिटी समुदाय के स्तर पर एक दूसरे के अंदर फैल जाती है तो उनका ट्रीटमेंट, हर एक डिजीज का ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग होता है. सभी डिजीज एक तरह से सॉल्व नहीं होते हैं. This would depend a lot on whether the immediate cause are infectious or non-infectious. और ज़्यादातर ये इस पर डिपेंड करता है कि वो डिजीज़ कौन सी है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है या नॉन इन्फेक्शियस, उनका कारण कौन सा है, इन्फेक्शियस एजेंट्स है या नॉन इन्फेक्शियस. ओके, चलो इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में कुछ डिटेल से देखते हैं. सबसे पहले देखते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स. We have seen that the entire diversity seen in the living world can be classified into a few groups. हमने क्या देखा, जो जितने भी लोग बाग हैं, जितनी भी लाइफ है अर्थ पर मौजूद, जितने भी डिफरेंट टाइप के लाइफ है, छोटे छोटे माइक्रोब से लेकर बड़े हाथी तक, तो वो सभी कई ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किए जा सकते हैं. दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. और ये ग्रुप के अंदर डिवाइड करना किस पे बेस्ड है, अलग अलग जो वैरायटी के अलग अलग जानवर हैं, अलग अलग जीव हैं, तो उनकी कॉमन कैरेक्टर्स के बेस पे उनको अलग ग्रुप में डाला जाता है. तो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज आर फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ सच कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन. तो वो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से
हमारे अंदर बीमारियां फैलती हैं तो उनको भी एक अलग वर्ग के अंदर अलग क्लासीफाई किया गया है। सम ऑफ देम आर वायरस, जिनमें से कुछ वायरस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगी होते हैं और कुछ प्रोटोजोआ होते हैं। तो ये 4 मेजर ग्रुप हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ। ओके, इनको हम देख सकते हैं। सम डिजीजेज आर आल्सो कॉज्ड बाय मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स एंड डिफरेंट काइंड। और कई बीमारियां जो है वो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से, जिनके अंदर कई सेल होती हैं, कुछ सिंगल सेल्युलर होते हैं, तो मल्टीसेल्युलर वर्म्स होते हैं जिनको छोटी छोटी सी ऐसे वाइट कलर के वर्म्स होती है, लट्टे बोलते हैं जिनको, तो वो भी बीमारियां फैलाते हैं। कुछ एक के फोटोज दे रखे हैं 13.1a। इसके अंदर सबसे पहला फोटो है पिक्चर ऑफ सारस वायरस है कमिंग आउट ऑफ द सरफेस ऑफ एन इन्फेक्टेड सेल। एक छोटी सी सेल के जो इन्फेक्टेड सेल है उसके अंदर से ये बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो उसका ये फोटो लिया गया है जूम करके। वाइड स्केल लाइन रिप्रेजेंट 500 नैनोमीटर्स विच इज हाफ अ माइक्रोमीटर विच इज 1000 ऑफ मिलीमीटर। ये बहुत ही छोटा है, 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर 500 अपॉन 1 के पीछे 9 जीरो करो, तो 500 में 1 इतना डिवाइड करेंगे तो जो आएगी वो इतनी छोटी सी। तो इसकी साइज बहुत छोटी होती है सारस जो वायरस है। तो अपन इनके फोटोज देख लेते हैं। सेकंड में देखते हैं पिक्चर ऑफ स्टेफाइलोकी। ये भी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से एक्ने हो सकता है। एक्ने जो छोटे छोटे से दाग धब्बे होते हैं चेहरे के ऊपर, वो इस बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, स्टेफाइलोकी। ओके, इनको वापस इनके नाम देख लेना आप। पिक्चर ऑफ ट्राइपेनोसोमा, ये एक प्रोटोजोआ है जो कि इस स्लीपिंग सिकनेस, जो नींद की बीमारियां होती हैं, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे ये दे रखा है आरबीसी के जस्ट साइड में, आरबीसी के पास में। ठीक है, ये कहाँ से लिए गए फोटो हैं? ओरिगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी, यूएस की ये साइंस यूनिवर्सिटी से ये लिए गए हैं। कॉपीराइट लगा रखा है इसके अंदर। फिर ये है पिक्चर ऑफ लेशमेनिया। ये भी एक प्रोटोजोआ है जो कि काला अजर एक बीमारी है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये एक वॉर्म है। ठीक है, इसका नाम क्या है? राउंड वॉर्म, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स बोलते हैं इसको, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बीमारी फैलाने के लिए होता है। ठीक है, ओके, ये कुछ इन्फेक्शियस एजेंट हैं। इसके बाद आगे इसके बारे में और देखते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज कॉज बाय वायरस। वायरस के द्वारा कौन कौन सी बीमारी हो जाती, इनको अंडरलाइन करके रखना और याद भी रखना है कि वायरस की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है। इसके अंदर कुछ आती हैं कॉमन कोल्ड, जो आम सर्दी जुकाम लग जाता है, और इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एक ही है, और एड्स। ये सभी वायरस से होने वाले डिजीजेस हैं। Diseases like typhoid, fever, cholera, tuberculosis, anthrax, etc. are caused by bacteria. ये सब बैक्टीरिया से होने वाले डिजीजेस हैं। मैनी कॉमन स्किन डिजीज, स्किन इन्फेक्शन होता है फंगी से, अलग अलग डिफरेंट काइंड की फंगाई से। ठीक है, और जो प्रोटोजोआ माइक्रोब है कई तरह की फैमिली डिजीज कॉज करता है। जैसे कि मलेरिया है तो ये प्रोटोजोआ से होता है। काला अजर अभी देखा था, वो भी प्रोटोजोआ से होता था। ठीक है, ऑल ऑफ अस हैव ऑल्सो कम अक्रॉस इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन। और जो वॉर्म देखा था, वॉर्म भी जो कि इंटेस्टाइनल वॉर्म्स हैं हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो रहते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, इन्फेक्शस डिजीज फैलाते हैं। एज वेल एज डिजीज लाइक एलिफेंटियसिस सॉरी, जो हाथी पांव जैसी बीमारी है। हाथी पांव क्या होता है?
ये जो वॉर्म्स हैं हमारी बॉडी के अंदर मौजूद रहते हैं, तो जो पाँव है वो फूल जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, और उसके अंदर से फिर पस वगैरह निकलता रहता है ना। वाई इज इट इम्पोर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स? तो ऐसा जरूरी क्यों है कि हम लोग इस डिफरेंट कैटेगरीज के इन्फेक्शियस एजेंट्स है उसके बारे में अब इतना सोच रहे हैं? द आंसर इज दैट दीज कैटेगरीज आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज। तो ये पता लगाना जरूरी है इन कैटेगरी को, क्योंकि हम फिर आसानी से ये पता डिसाइड कर सकेंगे कि कौन सी डिजीज के लिए क्या ट्रीटमेंट यूज किया जाए। ठीक है। मेंबर ऑफ ईच वन ऑफ दीज ग्रुप, वायरस, बैक्टीरिया एंड सो ऑन, हैव मैनी बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन कॉमन। तो जो ये वायरस है, बैक्टीरिया है, तो उनका जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर है वो कई तरीके से सिमिलर होता है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो उनके बायोलॉजिकल कैटेगरी को और जान के आसानी से उनको मारने के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज के क्योर के लिए दवाई बना सकते हैं। ऑल वायरस फॉर एग्जाम्पल लिव इनसाइड होस्ट सेल वेयर एज बैक्टीरिया वेरी रेयरली डू। जो जितने भी वायरस होते हैं वो दूसरे जो सामने वाला है, जैसे इंसान की बॉडी है, तो उसके अंदर ही उसी की सेल के अंदर से वो लेते हैं पोषण, नरिशमेंट, और उसी के अंदर ही ग्रो करते हैं। लेकिन दूसरे जो बैक्टीरिया वगैरह है ऐसा नहीं करते। वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी मल्टीप्लाई वेरी क्विकली वाइल वॉर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली इन कंपैरिजन। तो जो ये वॉर्म है वो बहुत ही धीमे धीमे आसानी से मल्टीप्लाई नहीं होते, लेकिन वायरस और बैक्टीरिया वगैरह जल्दी से अपने जैसे कई तरह के बैक्टीरिया पैदा कर देते हैं, वायरस कई तरह के वायरस पैदा कर देते हैं। ठीक है। लेकिन वॉर्म्स इतना आसानी से नहीं करते हैं। टैक्सोनॉमिकली ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन टू वायरस एंड वाइस वर्सा। ओके। जो बैक्टीरिया है, सारे के सारे जितने भी बैक्टीरिया है वो एक दूसरे से, बैक्टीरिया की कैटेगरी वाले सारे बैक्टीरिया आपस में एक जैसे होते हैं, लेकिन वायरस, जितने भी डिफरेंट टाइप के वायरस है वो सारे वायरस डिफरेंट होते हैं। सारे तरह के वायरस वो एक जैसी कैटेगरी में नहीं आते। दिस मीन्स दैट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस आर सिमिलर इन द बैक्टीरिया ग्रुप बट आर नॉट सेड विद द वायरस ग्रुप। तो इस वजह से जो बैक्टीरिया के अंदर कई तरह के बैक्टीरिया एक जैसे होते हैं और वायरस में नहीं होते हैं। तो इस वजह से इस रिजल्ट के कारण ड्रग्स दैट ब्लॉक वन ऑफ दीज लाइफ प्रोसेस इन वन मेंबर ऑफ ग्रुप इज लाइकली टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो बैक्टीरिया की अगर किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए दवाई बनाई जाए तो उसके अंदर मौजूद कई तरह के डिफरेंट बैक्टीरिया को भी मारने की क्षमता रखते हैं, उनको मार सकते हैं। बट द सेम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट अ माइक्रोब बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप। तो बैक्टीरिया के अलावा अगर कोई वायरस हो गया तो अलग अलग वायरस के लिए अलग अलग ड्रग तैयार करना जरूरी होता है, उसके लिए दवाई अलग होनी चाहिए, नहीं तो वो उस पर वर्क नहीं करती है। एज एन एग्जाम्पल लेट अस टेक एंटीबायोटिक। एग्जाम्पल के तौर पर एक एंटीबायोटिक लेते हैं। ठीक है। दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इम्पोर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। तो वो क्या करती है, जब बैक्टीरिया का एक पाथ है जिससे बैक्टीरिया गुजरता है तो वो उसके पाथ को ब्लॉक कर देता है। मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के ऊपर सेल वॉल बनाते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट हो सके। तो जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है वो पेनिसिलिन उन सेल वॉल के ऊपर ही वर्क करती हैं। जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं है उस पर वर्क नहीं करती, लेकिन जिसके ऊपर सेल वॉल है उसके ऊपर वो वर्क करती है, तो उसको आसानी से मार सकती है। द बैक्टीरियल प्रोसेस दैट बिल्ड द सेल वॉल, एज अ रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनेबल टू मेक सेल वॉल एंड डाई इजीली। जो ऐसा बैक्टीरिया जो सेल वॉल बनाने के प्रोसेस में वो तो आसानी से मर जाता है, और जिसके ऊपर सेल वॉल है वो भी पेनिसिलिन के संपर्क में, कांटेक्ट में आते ही मर जाता है। ह्यूमन स्टिल डोंट मेक अ सेल वॉल एनीवे। तो ह्यूमन सेल्स जो है वो तो कभी भी सेल वॉल बनाती नहीं है। सो पेनिसिलिन कैन नॉट हैव सच एन इफेक्ट ऑन अस। तो हमारी बॉडी के ऊपर तो पेनिसिलिन का कोई असर पड़ता नहीं है क्योंकि सेल वॉल बनाते नहीं है।
Penicillin will have this effect on any bacteria that use such process for making cell wall. तो सेल वॉल बनाने के लिए जो भी बैक्टीरिया इस तरह का प्रोसेस अपनाते हैं तो पेनिसिलिन उनको खत्म कर देती है. Similarly, many antibiotics work against many species of bacteria rather than simply working against one. तो इस तरह से एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है वो कई तरह के बैक्टीरिया के ऊपर ऐसा वर्क कर सकता है, सिर्फ एक तरह के बैक्टीरिया पे वर्क नहीं करता है. लेकिन वायरस की बात करें, वायरस डू नॉट यूज दिस पाथवे एट ऑल, एंड दैट इज द रीजन वाई एंटीबायोटिक्स आर नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शंस. If you have a common cold, taking antibiotic doesn't reduce the severity of the duration of disease. तो ये वायरस के ऊपर वर्क नहीं करता. जैसे कि वायरस के कारण होने वाली कॉमन कोल्ड है तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. However, if you also get a bacterial infection along with the viral cold, taking antibiotic will help. ठीक है. अगर हमको किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक हमको हेल्प कर सकती है. Even then, the antibiotic will work only against the bacterial part of the infection, not the viral infection. तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसी पर वर्क करेगा, वायरल इन्फेक्शन पर वर्क नहीं करता, जो एंटीबायोटिक का असर है.